सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर 14 ऊर्जा के स्रोत के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने समुद्र में से मिलने वाली अलग अलग प्रकार की ऊर्जा के बारे में अभ्यास किया था, भूतापीय ऊर्जा के बारे में अभ्यास किया था। आज के इस वीडियो में बच्चों हम न्यूक्लियर ऊर्जा के बारे में अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा किसे कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो न्यूक्लियर ऊर्जा दो रूप से हमें प्राप्त हो सकती है, एक तो न्यूक्लियर विखंडन और दूसरा है न्यूक्लियर संलयन। यहाँ पर हम न्यूक्लियर ऊर्जा न्यूक्लियर विखंडन प्रक्रिया से प्राप्त होती है उसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, जब यूरेनियम प्लूटोनियम या थोरियम, ये तीन तत्व रेडियो एक्टिव तत्व है। यूरेनियम, प्लूटोनियम या तो थोरियम, ये तीन तत्व रेडियो एक्टिव तत्व है। यूरेनियम, प्लूटोनियम या थोरियम, ये तीन तत्व रेडियो एक्टिव तत्व है, बराबर। ये रेडियो एक्टिव तत्व का जो न्यूक्लियस होता है वो भारी होता है। रेडियो एक्टिव तत्व का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है बच्चों? भारी होता है। और उस भारी न्यूक्लियस पर हम कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन को आपतित करते हैं, मतलब कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन को हम उसके ऊपर फेंकते हैं। तब जो भारी न्यूक्लियस होगा, जो केंद्र भारी होगा, उनका केंद्र होगा वो हल्के न्यूक्लियस में विभाजित हो जाएगा, हल्के न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, और इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर विखंडन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में विपुल मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है और यह ऊर्जा को हम न्यूक्लियर ऊर्जा कहते हैं। मतलब कहने का मतलब यही है बच्चों कि भारी न्यूक्लियस जो भी होगा उसके अंतर्गत हम ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन आपतित करते हैं, तो वो जो केंद्र होता है, जैसे कि ये भारी केंद्र है, उस पर हमने न्यूट्रॉन आपतित किए तो यह केंद्र न्यूट्रॉन को शोषित कर लेता है। फिर वो अस्थायी बनता है और अस्थायी बनकर उसका दो हल्के न्यूक्लियस में विभाजन होता है। मतलब एक में से बनते हैं दो। जो भारी न्यूक्लियस है उसमें से दो हल्के न्यूक्लियस बनते हैं। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर विखंडन कहते हैं। और इस न्यूक्लियर विखंडन की प्रक्रिया के दौरान विपुल प्रमाण में ऊर्जा मुक्त होती है। और इस ऊर्जा को हम कौन से प्रकार की ऊर्जा कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियर ऊर्जा। और ये कब होता है? तो जो भारी तत्व के न्यूक्लियस पर हम न्यूट्रॉन आपतित करें तब। और वो भारी तत्व है यूरेनियम हो सकता है, प्लूटोनियम हो सकता है या थोरियम, ये रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। ये रेडियो एक्टिव तत्व के ऊपर हम जब भी न्यूट्रॉन आपतित करते हैं, जब भी हम न्यूट्रॉन उसके ऊपर आपतित करते हैं, तो जो बड़ा केंद्र होता है उसके दो छोटे छोटे भागों में रूपांतरण हो जाता है। जैसे कि ये बड़ा केंद्र है, बराबर, भारी न्यूक्लियस है, उसमें से छोटे छोटे हल्के न्यूक्लियस में विभाजन हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम न्यूक्लियर विखंडन कहते हैं बच्चों। और इस प्रक्रिया के दौरान विपुल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा को हम कौन से प्रकार की ऊर्जा कहते हैं? न्यूक्लियर ऊर्जा। नेक्स्ट, न्यूक्लियर ऊर्जा की जब विचार करिए तो यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन से हमें जितनी भी ऊर्जा मिलती है वह ऊर्जा एक कार्बन परमाणु के दहन से मिलने वाली ऊर्जा से 10 मिलियन गुना ज़्यादा होती है। मतलब हम एक काम करते हैं कि एक यूरेनियम परमाणु लेते हैं, उसमें से प्राप्त होने वाली ऊर्जा देखते हैं, और एक कार्बन परमाणु के दहन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, एक यूरेनियम परमाणु और एक कार्बन परमाणु। तो ये यूरेनियम से जो भी ऊर्जा मिलेगी वो कार्बन परमाणु के दहन से मिलने वाली ऊर्जा से कितना गुना ज़्यादा होती है? 10 मिलियन गुना ज़्यादा होती है। मतलब एक बात है, कम मात्रा में भी हम यूरेनियम या तो न्यूक्लियर तत्व का उपयोग करके हम ज़्यादा प्रमाण में ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। पर ये कब होगा? ये ऐसा कब होगा? जैसे कि मूल न्यूक्लियस जो भारी न्यूक्लियस है
उसका द्रव्यमान ज़्यादा होना चाहिए जो हल्के न्यूक्लियस के द्रव्यमान से के जोड़ से। जैसे कि बच्चों बता दूं, जैसे कि मेरे पास एक 18 न्यूक्लियस, या तो एक उदाहरण ले रहा हूँ, 18 वजन वाला एक न्यूक्लियस है, या तो हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, जैसे कि 235 वजन वाला एक न्यूक्लियस है, बराबर। उसका विभाजन होता है, एक न्यूक्लियस बनता है 140 का, एक उदाहरण देता हूँ, और दूसरा न्यूक्लियस बनता है, मान लीजिए दूसरा न्यूक्लियस बनता है आपका लगभग लगभग 90। तो ये जो भारी न्यूक्लियस का जो द्रव्यमान है वो विभाजित होने वाले दोनों न्यूक्लियस के द्रव्यमान के जोड़ से ज़्यादा होगा, तभी ये न्यूक्लियर विखंडन की प्रक्रिया से हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। मतलब हमारे पास जो भारी न्यूक्लियस है उसका द्रव्यमान विखंडन होने के पश्चात जो भी दो हल्के न्यूक्लियस मिलते हैं उनके द्रव्यमान के जोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ओरिजिनल हमारे पास जो भी न्यूक्लियस होगा उसका द्रव्यमान ज़्यादा होना चाहिए। किससे ज़्यादा? तो बोले विखंडन होने के पश्चात जो भी हमें हल्के न्यूक्लियस मिलेंगे उनके द्रव्यमान के जोड़ से। ओके, मतलब कम मात्रा में यूरेनियम से भी हम ज़्यादा प्रमाण में विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात है न्यूक्लियर ऊर्जा के अंतर्गत कि विद्युत उत्पादन के लिए बने हुए न्यूक्लियर रिएक्टर में विखंडन श्रृंखला प्रक्रिया द्वारा न्यूक्लियर ईंधन में से नियंत्रित दर से, मतलब प्रत्येक सेकंड में, प्रत्येक मिनट में, उसको नियंत्रित दर कहते हैं, ऊर्जा मुक्त होती है। मुक्त होने वाली ऊर्जा का सर्वप्रथम उपयोग बाष्प उत्पन्न करने के लिए और फिर उसका विद्युत उत्पादन में उपयोग होता है, बराबर। और मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर होना जरूरी है, उसमें विखंडन श्रृंखला प्रक्रिया होगी, मतलब विखंडन प्रक्रिया होगी और उसके द्वारा न्यूक्लियर ईंधन में से नियंत्रित दर से, मतलब प्रत्येक सेकंड में कुछ ऊर्जा निकलेगी। वो ऊर्जा से हम बाष्प उत्पन्न करेंगे और उस बाष्प के बाद में हम विद्युत उत्पन्न करने में उसका उपयोग करते हैं। न्यूक्लियर ऊर्जा का खतरा क्या है बच्चों? तो न्यूक्लियर पावर जनरेटर की सबसे बड़ी समस्या उपयोग होने के बाद बाकी रहने वाले न्यूक्लियर ईंधन का संग्रह और उनके निकाल की है। सबसे बड़ा खतरा है। न्यूक्लियर पावर जनरेटर हमने सब कर दिया, न्यूक्लियर विखंडन हो गया, सब बराबर है। उसके बाद जो भी बचा हुआ न्यूक्लियर पदार्थ है उसका संग्रह कहाँ पर करेंगे, या तो उसका निकाल कहाँ पर करेंगे? क्योंकि जहाँ भी हम उसका संग्रह करते हैं या तो जहाँ भी हम उसका निकाल करते हैं वहाँ प्रदूषण सर्जित होता है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे प्रमाण में भयानक नुकसानकर्ता विकिरणिका निकलती है, नुकसानकर्ता विकिरण उसमें से निकलती है। तो उसका संग्रह करना बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उसके अंतर्गत जो भी यूरेनियम या तो जो भी न्यूक्लियर ईंधन रहेगा वो नुकसानकारक विकिरणों का उत्सर्जन करता है। मतलब सबसे पहली समस्या है संग्रह और उसका निकाल, बराबर। दूसरी समस्या है ये कि न्यूक्लियर ईंधन के बाकी रहे हुए भाग का योग्य रूप से संग्रह या निकाल न किया जाए तो पर्यावरण प्रदूषित होता है। यदि हम उसका योग्य रूप से संग्रह नहीं करते, निकाल नहीं करते, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा? प्रदूषण सर्जित होगा पर्यावरण का। न्यूक्लियर रिएक्टर में से आकस्मिक विकिरण बिखर जाने का डर रहता है। न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसा तो सेफ बनाया जाता है, पर कभी कभार कोई कारणवश रेयर केस में उसमें से भयानक विकिरण उत्सर्जित होती है, बिखर भी जाती है। और तीसरी बात है कि न्यूक्लियर ऊर्जा का न्यूक्लियर शस्त्रों के रूप में विनाशक रूप से उपयोग होने का डर हो रहता है, वही रहता है कि कोई इस ऐसे तो न्यूक्लियर का काम है ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, पर कोई उसका शस्त्र बनाने में उपयोग करता है और शस्त्र विनाश सर्जित करता है, तो ये एक डर रहता है। मतलब सबसे बड़ी अल्टीमेट समस्या संग्रह और निकाल, क्योंकि हमारे पास आ तो जाता है, या तो उपयोग करने के बाद जो भी बचा हुआ पदार्थ है उसका संग्रह हम कहाँ पर करें, कहाँ पर उसका निकाल करें? क्योंकि यदि हम पानी में संग्रह करेंगे तो पानी में प्रदूषण होगा, यदि हम हवा में संग्रह करें तो हवा प्रदूषण होगा, जमीन में संग्रह करें तो जमीन प्रदूषण होगा, और उसके द्वारा जो भी कृषि पर भी उसकी असर रहती है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव विकिरण है, वो विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं और विकिरण नुकसानकारक होते हैं। बच्चों बहुत सरल टॉपिक था। धन्यवाद बच्चों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो
तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। बच्चों, इस वीडियो के साथ ये वीडियो की जो भी PDF फाइल है वो आपको इस वीडियो के साथ भेजी जाएगी, ताकि आप इस टॉपिक के बारे में अभ्यास कर सके। धन्यवाद।